Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Hopefully you're doing well. CSS का जो स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है 21 मई 2023 को, और उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ मेरे पास आ रही थी, तो आई रियलाइज्ड कि मुझे एक वीडियो बना के तमाम क्वेरीज़ के सवाल दे देने के जवाब दे देने चाहिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, जो कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि सिलेबस जो है इसका वो जो है वो जो यूजुअली एमपीटी का सिलेबस होता है वही होगा। जैसे हमारे पास लास्ट ईयर से जो है एफपीएससी के थ्रू एमपीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, वही सिलेबस यहाँ पे होगा। अच्छा, एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा एस्पायरेंट्स पूछ रहे थे कि दोबारा ये स्पेशल सीएसएस का एग्ज़ाम कब होगा, तो मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि वो एग्ज़ाम है जो कि वैकेंट पोजीशन के ऊपर हो रहा है, जो पिछले कई सालों से सीट्स जो हैं वो खाली रह गई हैं। यूजुअली जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे पोस्ट ऑफिस का है, रेलवे का है, इसमें जो है वो सीट्स वैकेंट्स रह जाती हैं, और समटाइम्स सिंध में और बाकी प्रोविंसेस में भी जो है वो नंबर ऑफ़ एस्पायरेंट्स जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो सीट्स जो है वो रह जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि पंजाब में जो है वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ का कोटा है। तो आपने जो है वो पहले तो एक चीज़ अपने ध्यान में रखनी है कि जो लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या सीट्स तमाम की तमाम वो होंगी जो डिपार्टमेंट जो है वो बाकी यूजुअल एग्ज़ाम्स में होते हैं, तो वो तमाम सीट्स यहाँ पे नहीं होंगी। 4 या 5 जो रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सीट्स वैकेंट हैं, वो मैं शेयर भी कर दूँगा, मैं ऑलरेडी शेयर भी कर चुका हूँ। तकरीबन 250 के करीब वो सीट्स हैं ऑल अक्रॉस दी पाकिस्तान, जिसमें जो है वो माइनॉरिटीज़ की सीट्स भी हैं और वुमेन कोटा के ऊपर भी है, और जो है वो आपकी बाकी सीट्स भी हैं। तो ये चीज़ आपके जहन में रहे कि जो है सीट्स तमाम डिपार्टमेंट में वैकेंट नहीं है स्पेशल सीएसएस के एग्ज़ाम के लिए। यही वजह है कि इसमें 2-3 एडवांटेज दिए गए हैं एस्पायरेंट्स को। पहला तो जो एज है वो बढ़ा दी गई है, और दूसरा फिर जो है इसके अंदर एक और चीज़ आप लोग को एडवांटेज मिला है कि ये 4th अटैम्प्ट भी जो है वो काउंट हो रहा है। तो अगर किसी ने सीएसएस अटैम्प्ट अभी तक नहीं दिया तो उसका ये अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा, और इसके अलावा जिन्होंने 3 अटैम्प्ट्स दिए हैं उनका भी ये अटैम्प्ट जो है वो 4th अटैम्प्ट काउंट होगा। अच्छा, अब सिलेबस के ऊपर आ जाते हैं। इंग्लिश के सेक्शन के अंदर 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होगा, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रपोजिशन, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, ऑड वर्ड आउट। अब अगर इस पूरे को आप देख लें तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन 15 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन 5 मार्क्स, ऑड वर्ड आउट 5 मार्क्स, और प्रेपोजिशन भी। ऊपर के 20 मार्क्स जो हैं वो थोड़े अनसर्टेन हैं, क्योंकि वोकेबलरी बिल्डअप करना और जो है वो कम टाइम में नहीं हो पाता, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन इसके लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप रूट मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हो। जैसे ए फॉर जो है वो ओपोजिट का सेंस यूज़ होता है, तो आपने सुना होगा अनॉमली, सुना होगा इसी तरह से टिपिकल सुना होगा। तो इस तरह से आप रूट वर्ड्स को लेके जो है वो तैयारी कर सकते हो। अच्छा, बाकी जो पोर्शन है आपका, अच्छा ये तो आपकी वोकैबलरी हो गई। प्रेपोजिशन और सेंटेंस कंप्लीशन के लिए आई सजेस्ट यू रेन एंड मार्टिन पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है और काफ़ी कंपाइल करके उसमें डाटा मौजूद है। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं भी वीडियोस बना दूंगा, लेकिन ऑब्वियसली बेहतर यही होगा कि आप इसको खुद से पढ़ें और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें रेन एंड मार्टिन से। कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो है वो कोशिश करें पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ लें, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से कौन सा वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है, ताकि आप मायने जो है वो आप ठीक से अखज़ कर सकें। फिर आ जाते हैं जनरल एबिलिटी सेक्शन। इसके ऊपर बेसिक मैथ्स की बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, रेशो पे भी, परसेंटेज पे भी, एवरेज पे भी। इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं और फैक्टराइजेशन के सवाल होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, ये नॉर्मली पूछा जाता है। अलजबरा वाला पार्ट हो गया, फिर ज्योमेट्री हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी, नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग के भी बहुत सारे जो है वो आपको लेक्चर यहाँ पे मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आसान ज़ुबान में समझाया हुआ है। प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, वहाँ पे आपको एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट मिल जाएगा। काफ़ी सारी वीडियोस हैं, जो भी टॉपिक्स जो है वो यूजुअली पूछे जाते हैं, उसमें से 5 6 7 जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने निकाल के वो मेथड यहाँ पे अपने चैनल पे शेयर कर दिए। यहाँ से आप जो है वो उसकी तैयारी कर सकते हैं। अगेन इन्हीं टॉपिक्स को ठीक से तैयार करें तो आपकी तैयारी हो जाएगी। उर्दू सेक्शन के अंदर उर्दू ग्रामर, तर्जुमा, मुतरादिफ़ात जो कि अपोजिट होते हैं, वर्ड अपोजिट, वो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि यूजुअली उर्दू जो है वो कमज़ोर होती है एस्पायरेंट्स की। तो
बेसिकली आपको टोटल 66 मार्क्स लेने हैं, 33% पासिंग मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो कोशिश करें कि वो चीज़ जो आगे आपको फिर फ़ायदा भी दे, जैसे इंग्लिश है और जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, ये आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी हेल्प करेगा। इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़ है, तो कोशिश करें इन सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। और अगर जो आपकी नॉर्मल जिस तरह की भी आपकी उर्दू है उसके साथ ही जाएं, ज़्यादा डिटेल में इसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इस्लामिक स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो इस्लामिक स्टडीज़ में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आपको मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस भी मिल जाएंगी जिसमें एफपीएससी के पास पेपर मैंने शेयर किए हुए हैं। 30-35 पास पेपर हैं सीएसएस के हवाले से। सीएसएस के पिछले 6-7 साल के एमसीक्यूज़ भी मौजूद हैं, प्लेलिस्ट उसकी भी मौजूद है, उसको देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यही टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो मैं बताने वाला हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड, कुरान पाक से रिलेटेड कौन सी सूरत बड़ी है, छोटी है, मक्की मदनी कितनी सूरतें हैं, किस सूरत का क्या मायने है, किस सूरत का क्या टाइटल है, पैगंबरों के जो टाइटल्स हैं उनके ऊपर फिर जो है वो ग़ज़वात जो हैं उनको तैयार करें, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको तैयार करें, सहाबा कराम के हवाले से कुछ जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको तैयार करें, ठीक है। तो आई थिंक ये काफ़ी हो जाएगा आप लोग का इस्लामिक स्टडीज़ के लिए। बाकी इस्लाम में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको तैयार करें। जर्नल नॉलेज का जो सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरीडे साइंस, इसमें आप कौन से सवालात आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का जो एक्चुअली सिलेबस है उसको उठाएं तो 5 पार्ट में डिवाइड है वो, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो इन्वायरमेंटल साइंस है, ठीक है। इसी तरह एक जो है वो आपका बायोलॉजिकल साइंस है। तो इस तरह के 5 पार्ट्स आपके, एस्ट्रोनॉमी से भी है। तो 5 पार्ट्स जो हैं वही आप जो डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयार करेंगे कोशिश करें वही तैयार कर लें, ठीक है। उसके एमसीक्यूज़ आपको जो है वो मियां शफ़ीक की किताब से मिल जाएंगे। इसके अलावा पाक एमसीक्यूज़ से मिल जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कॉम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज उठा लें और वहाँ से जो है आप ज्योग्राफी को तैयार कर लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स को तैयार कर लें। ये जो मैं टॉपिक्स अक्सर आपको बताता हूँ यही टॉपिक्स जो है वो आते हैं यूजुअली एफपीएससी के पेपर्स में। आप पास पेपर उठा के, अच्छा आपको अगर जो एमपीटी लास्ट ईयर हुआ उसका कंप्लीट सॉल्व पेपर भी, ओरिजिनल पेपर भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि यही चीज़ें पूछी जाती हैं। करंट अफेयर्स में पाक एमसीक्यूज से तैयार करें। पाक एमसीक्यूज के स्टार्ट के 50 पेजेस देख लें और उसको जो है वो रेंडमली 2-3-4 दफ़ा पढ़ लें ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके जहन में रह जाएं। उसमें यूजुअली जो समिट्स होती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, प्राइम मिनिस्टर्स के नाम, करेंसी, कैपिटल, सॉरी कैपिटल और करेंसी तो आपका जनरल नॉलेज में आ जाता है लेकिन करंट अफेयर में वो नहीं आएगा आपका। जो है वो जो यूजुअली जो इवेंट्स हो रहे होते हैं अभी अभी, जैसे आपका यूक्रेन में रशिया की इन्वेजन है, ठीक है, वो कब हुई, जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो भी रिसेंटली हुए वो भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर में जो करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, इसके अलावा जो तहरीकें हैं, मूवमेंट्स हैं जो जो चल रही हैं, ये सारी चीज़ें यूजुअली पूछी जाती हैं करंट अफेयर्स के अंदर। अच्छा, ये तो थी कुछ सिलेबस के हवाले से, मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैंने सोर्सेज भी और टॉपिक भी मेंशन किए हुए हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे मैं कुछ स्किप कर गया हूँ। अच्छा, मेन मेरा पर्पज़ यही था कि आपकी क्वेरीज को जो है वो जवाब दिया जाए। तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि दोबारा ये कब होगा, तो उम्मीद यही है कि इसके बाद ये पेपर शायद 15-20 सालों बाद ही हो, क्योंकि ये वैकेंट पोजीशन के ऊपर जो है एग्ज़ाम हो रहा है। पहली बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात, लोग पूछ रहे हैं कि जी इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर कब होगा, तो एडवर्टाइजमेंट में ये बात बता दी गई थी कि अक्टूबर के अंदर इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आप ये चीज़ अपने जहन में रखें और इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करें। और उसी एडवर्टाइजमेंट में बता दिया था कि जी मई के अंदर आपका ये जो एमपीटी है ये कंडक्ट होगा, और आप देख रहे हैं कि उसी तरह जिस तरह से चीज़ें प्लान थी उसी तरह से जो है एग्ज़ाम होगा। अच्छा, अब कुछ एस्पायरेंट्स पूछ रहे हैं कि जी सीएसएस 2024 की रजिस्ट्रेशन और सारा प्रोसेस, तो जब तक एमपीटी जो है वो नहीं कंडक्ट होता था तब तक अक्टूबर में एडवर्टाइजमेंट आता था, फैब में डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते थे,
अक्टूबर के अंदर उसका रिज़ल्ट अनाउंस होता था डिस्क्रिप्टिव का, और फिर जो है वो सारा साइकोलॉजिकल इंटरव्यू और सारा प्रोसेस कंप्लीट हो के अगले साल जुलाई के बाद अगस्त सितंबर इस तरह से ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस 2 साल यूजुअली ले जाता है। आप अगर इसका रिज़ल्ट जो है, सॉरी, डिस्क्रिप्टिव जो है अगर अक्टूबर में होता है तो आप उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लें तकरीबन जो है वो इसको 1.5 साल और लग जाएगा इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होते हुए। लेकिन रिज़ल्ट जो है वो होपफुली 8 महीने के अंदर जो है वो अनाउंस हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ कि जो एमपीटी स्पेशल सीएसएस का है इसमें बहुत ज़्यादा एस्पायरेंट्स हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इसका रिज़ल्ट 8 महीने से ऊपर भी चला जाए। ठीक है, जो यूजुअल प्रैक्टिस है उससे ऊपर भी जा सकता है। तो आप इसकी अभी स्पेकुलेशन कोई ना करें, आप सिर्फ अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें, जो कि अभी एग्ज़ाम आप लोग का नज़दीक है। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो ये भी पूछ रहे थे कि जो सी एस एस 2024 की एज लिमिट है क्या वो बढ़ा दी गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सी एस एस 2024 की जो एज लिमिट है वो वही है, 30 साल। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल जहन में ना रखें। स्पेशल सी एस एस एक डिफरेंट केस है, इसको आप दूसरे केसेस से रिलेट बिल्कुल ना करें। होपफुली मैंने आप लोग के तमाम सवालों के जवाब दे दिए होंगे जो कि क्वेरीज मेरे पास CSS forum121@gmail.com पे मौसूल हुई थी। एक एक को जवाब देना मेरे लिए आसान नहीं था, तो मैंने वीडियो बनाकर आप लोग को जवाब दे दिया है। होपफुली वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सवालात आप मुझे भेज सकते हैं CSS forum121@gmail.com पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और थैंक यू सो मच जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग की अप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत मायने ख़ेज़ है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।